जो आज की जो घटना है वो साल 2011 की है। साल 2011 में इंदौर में निरंजन देशपांडे जो कि बतौर बैंक मैनेजर के तौर पे उनकी वहाँ पोस्टिंग होती है, वहाँ शिफ्ट होते हैं। इंदौर में श्रीनगर एक पॉश कॉलोनी होती है, उस कॉलोनी के अंदर है जो एक वो किराए का फ्लैट लेते हैं, उसी फ्लैट में रह रहे होते हैं। उस फ्लैट में उनके साथ उनकी पत्नी जो होती हैं मेघा देश पांडे, उनकी जो बेटी होती हैं अश्लेषा, और उन दिनों उनकी सासू माँ उनसे मिलने के लिए आई हुई होती हैं रोहिणी फड़के। ये सब वहाँ रह रहे होते हैं। जो पत्नी होती है उनकी उम्र तकरीबन 46 साल, बेटी 21 साल की जवान जो इंजीनियरिंग कर रही थी। सासू माँ जो है वो 70 साल से ज़्यादा उम्र की थी, लेकिन अपने बेटी और दामाद से मिलने के लिए आई हुई थी, तो वो साथ ही थी। अब इनको वहाँ आए हुए ज़्यादा समय नहीं बीता था, तकरीबन महीना 1.5 महीना ही हुआ था। इस दरमियान ये जो परिवार हैं वो मॉल में घूमने के लिए भी गया और सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 19 जून जो है 2011, उनकी जो पड़ोसन है उसका नाम दीपिका है। वो अपने रोज़मर्रा के काम से जब वापस अपने उस बिल्डिंग में आई तो उसने देखा कि जो देश पांडे परिवार हैं जो हाल ही में शिफ्ट हुआ है, उनके घर का जो दरवाज़ा है वो बाहर से बंद है और दरवाजे पर खून लगा हुआ है। और जो खून है वो बाकायदा उनके दरवाजे से निकल करके नीचे सीढ़ियों से होते हुए स्टेयरकेस से नीचे की तरफ जा रहा था। उस खून को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो कोई जख्मी इंसान नीचे गया हो और उसका खून है वो बिखरा हुआ हो। तो ये जो पड़ोसन है दीपिका, उससे रहा नहीं जाता, तो वो हल्के से उस फ्लैट की तरफ जाती हैं और अंदर की तरफ झांकती हैं। तो जी वो अंदर झांकती हैं, अंदर का मंजर देखती हैं तो डर जाती हैं। अब वो जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती हैं। अब जो ही वो दीपिका मारे डर के चीखती हैं चिल्लाती हैं तो जो पड़ोस के लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जब इकट्ठा होते हैं तो दीपिका बताती हैं कि अंदर का मंजर कैसा है। अब पड़ोस के लोग देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं, दंग रह जाते हैं। तो ये जो पड़ोसी थे उन्होंने जो फ्लैट का जो मालिक था उन्हें कॉल किया कि भाई आपकी जो नई जो परिवार आए हैं उनके साथ हादसा हो गया है। पुलिस को भी इत्तला किया गया, पुलिस भी आई। अब उस फ्लैट के अंदर जब पुलिस अंदर गई तो मंजर बड़ा ही डराने वाला। घर की जो तीनों महिलाएं हैं वो मर चुकी थी, खून से लथपथ उनका शरीर था। पूरे घर के अंदर कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ था और पास में 2 रिवॉल्वर के खोल पड़े हुए थे। घर की एक जो महिला जो ये मेघा देश पांडे थी उनके बाकायदा सिर के बीचों बीच में गोली मारी हुई थी। अभी उनकी हत्या ही हुई थी इसलिए वो शरीर से रक्त बह रहा था, पूरे फर्श पर खून था, घर के अंदर खून ही खून। फिर ये जो बैंक मैनेजर थे उन्हें भी इतला की गई कि आपके घर हादसा हो गया। वो भी आनन फानन में घर आए, देखे तो उनका भी रो रो के बुरा हाल, ये क्या हो गया। देखते देखते उनका परिवार है उनकी आंखों के सामने खत्म था। अब पुलिस के सामने इस केस में बड़ी चैलेंजिंग ये था कि भाई ना तो कोई चश्मदीद गवाह था, ना सीसीटीवी फुटेज थे। अब ये परिवार मज 1.5 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ था तो यहाँ कोई इनके किसी से इतनी बड़ी दुश्मनी तो थी नहीं। फिर जिस तरीके से हत्या की गई थी पुलिस को पता चल गया था कि ये जो हत्या करने वाले हैं कोई पेशेवर है या कोई शार्प शूटर है या कोई सुपारी किलर टाइप के लोग हैं। लेकिन ये जो बैंक मैनेजर है उनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कहा कि हमारी कोई किसी से ऐसी दुश्मनी है नहीं कि कोई हत्या करवाए। तो पुलिस के सामने बड़ी विकट परिस्थिति थी। लेकिन खैर पुलिस ने जो लाशें हैं वो पोस्टमार्टम के लिए भिजवाई, जो खून है उनके सैंपल लिए, फिर जो रिवॉल्वर के 2 खोल मिले वो भी लिए, फिर जो खून के धब्बे जो मेन गेट से लेके सीढ़ियों से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे उसके भी सैंपल लिए। अब पुलिस इस केस में पड़ताल कर रही थी। तो पुलिस ने जो मृतक थे उनके जो कॉल डिटेल थी सबकी कॉल डिटेल खंगालना शुरू की तो बाकी तो सब ठीक मिला, लेकिन ये जो इनकी पत्नी थी मेघा देश पांडे, इनके फोन पर कुछ एक अननोन नंबर से इनकी बात हो रही थी। अब जिस दिन हादसा हुआ उस दिन भी बात हुई थी, उससे पहले भी 1-2 बार बात हो रखी थी। तो जब बैंक मैनेजर थे उनसे पूछा गया तो इन्होंने कहा कि ये तो मेरे किसी रिश्तेदार या सगे संबंधी के नंबर नहीं है। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। अब जब पुलिस ने वो जो नंबर है वो ट्रेस करना शुरू किया तो ये पता चला कि जो नंबर है कोई नेहा वर्मा की जो लड़की है, उम्र तकरीबन 21 से 25 साल के आसपास, और ये सेल्स गर्ल का काम करती हैं, उसके नंबर हैं। पुलिस ने इस नंबर पर जो ट्रेस किया उसके ऊपर ध्यान रखना शुरू किया। इधर ये जो सेल्स गर्ल थी नेहा वर्मा,
इसने क्या किया कि ये जो हादसा हुआ उसके ठीक 3 दिन बाद 22 जून को सवेरे तकरीबन 6 बजे के आसपास ये एटीएम में पैसा निकालने के लिए जाती है। अब चूंकि पुलिस है वो उसकी रेकी तो कर ही रही थी, तो पुलिस को पता चल गया, तो पुलिस है वो एटीएम के बाहर, वो एटीएम के अंदर पैसा निकाल रही, उसे पता ही नहीं, एक बार पुलिस खड़ी है। जो वो एटीएम से पैसा निकाल के बाद निकलती हैं, पुलिस उसे वहीं से धर दबोच लेती है। अब जैसा कि हर अपराध के केस में होता है, अपराधी कभी भी आसानी से अपना जुर्म तो कबूल करता नहीं है, लेकिन पुलिस है मुंह खुलवा लेती है। तो नेहा वर्मा को काफी जो पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ की तो उसने मुंह खोला। अच्छा, मजे की बात यह है कि वो जिस एटीएम से जो पैसा निकाल रही थी, वो एटीएम का जो कार्ड है, ये जो एक बैंक मैनेजर के 3 मर्डर किए थे, उनमें उनकी बेटी का भी उन्होंने मर्डर कर लिया था, अश्लेषा का। तो जो एटीएम है उस अश्लेषा का था और उसके एटीएम से ये पैसा निकाला था, और यही एटीएम जो है इस केस में आगे बहुत बड़ा सबूत बनता जो आगे आएगा। तो ये गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद नेहा वर्मा से पूरी पूछताछ की जाती है। तो नेहा वर्मा पूरी कहानी बताती हैं। अब होता ऐसा है कि इनका जो परिवार जो मॉल घूमने के लिए जाता है, तो उसमें नेहा वर्मा उस मॉल में जो एक सेल्स गर्ल की नौकरी कर रही होती है किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की। तो ये जो बैंक मैनेजर की पत्नी होती है मेघा देशपांडे, उसने बहुत सारी ज्वेलरी पहन रखी थी, तो उस ज्वेलरी से ये नेहा है वो इम्प्रेस हो जाती है। उसे लगता है कि ये कोई अच्छे घर की है, मालदार पार्टी है। इधर जो नेहा वर्मा, उसकी बचपन से ख्वाहिश थी कि वो पैसों वाली बने और बहुत ही जल्दी जल्दी पैसों वाली बने। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जिसका नाम राहुल था। ये राहुल भी मतलब एक आदतन अपराधी प्रवृत्ति का ही इंसान था, पहले भी जेल जाके आ चुका था। तो नेहा के शातिराना दिमाग में ये आइडिया आया, और नेहा जो कि अब थोड़ी बोल्ड में तेज तरार थी, तो उसने जो मेघा देशपांडे हैं उसे उसको बातों में उलझाया और उससे उसके फ़ोन नंबर ले लिए, घर का एड्रेस ले लिया। फिर ये जो मेघा देशपांडे, उसने कुछ शॉपिंग की थी, तो उसका सामान उसने कहा जी मैं घर पर आपके होम डिलीवरी कर दूंगी। और बातों बातों में ये भी जान लिया कि घर में कब फ्री रहते हैं, इनके हस्बैंड क्या काम करते हैं, सारी डिटेल इसके पास थी। अब इसके शातिराना दिमाग में ये आया कि हो ना हो हमें वहां पर लूट करनी है। तो हादसा उन्होंने किया उस दिन। ये जो नेहा वर्मा है वो उसका जो बॉयफ्रेंड था जिसका नाम राहुल बताया जाता है, और उसका एक और राहुल का साथी था मनोज हथौड़। ये तीनों उस दिन बाकायदा वहाँ शराब पीते हैं, शराब पार्टी करते हैं। शराब पार्टी करने के बाद दोपहर को, अब चूंकि नेहा को पता था कि पति है वो बैंक मैनेजर है, जो बैंक में होगा, तो वो नेहा है वो मेघा देशपांडे को फोन करती हैं और किसी बहाने से घर पे चली जाती है। अब जो ही वो तीनों घर पर जाते हैं, तब चूंकि इनके तो सीधा सा इनका माइंड सेट था कि हमें मर्डर करना है और लूटपाट करनी है, तो जो ही मेघा देशपांडे घर का दरवाजा नेहा को देखती है तो खोलती है, तो जो ही नेहा अंदर जाती है उसके पीछे पीछे दोनों, इसका जो मनोज और ये राहुल है, ये दोनों एंटर हो जाते हैं। तो जो ही एंटर होता है तो मेघा देशपांडे जो है उसका विरोध करना शुरू कर देती है। उस बीच ये जो मनोज है वो मेघा देशपांडे के सर में गोली मार देता है। जो ही वो गोली मारता है तो उस गोली की आवाज़ सुनती है, तो आवाज़ होते ही उसकी जो बेटी है वो मौके पे दौड़ के आ जाती है। वो देखती है कि माँ को गोली मार दी, कुछ लोग अंदर घुस गए हैं, हाथ में चाकू हैं, चाकुओं से वार कर रहे हैं। तो वो डरा धमका करके ये जो बेटी है अश्लेषा, उसे उसका एटीएम ले लेती हैं और एटीएम का जो पिन है वो भी ले लेते हैं। उसके बाद ये बड़ी ही निर्ममता से अश्लेषा पे भी ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर देते हैं। अभी स्थिति चली रही थी, तो घर के अंदर जो 70 साल से ज़्यादा उम्र की जो सासू माँ थी रोहिणी फड़के, वो देखती है, तो उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर ये भी है, तो फिर उसके ऊपर भी वार कर लेते हैं। 70 बार से भी ज़्यादा उनके शरीर पर है वो चाकुओं से वार किया गया था। एक है वो नेहा देशपांडे को सर में गोली मार के मार दिया गया, बावजूद उसके इनका जी नहीं भरा, तो उसके ऊपर भी चाकुओं से वार किया। घर के अंदर जो रखे हुए सोने के कंगन थे, कुछ कैश था, मोबाइल फोन, कैमरा, सब चोरी कर लिया। अब चूंकि ये लूटपाट के इरादे से आए थे, तो 1.5 लाख के आसपास कैश ले लिया और 2.5 से 3 लाख के आसपास ये जो ज्वेलरी है वो चुरा के चले गए। फिर मोबाइल फोन, कैमरा वो उनके लिया वो एक्स्ट्रा। अब वो वहां से चले गए। अब भी इस घटना में हुआ ऐसा था कि जो राहुल था, आनंद फानंद में उसके हाथ में जो रिवॉल्वर थी वो एक और फायर हो गया था। तो एक फायर से तो उन्होंने है जो मेघा देशपांडे को मार दिया था, दूसरा जो फायर था वो राहुल के पाम में लग गया था।
अब दूसरा फायर राहुल के पाँव में लगने की वजह से राहुल का खून है वो घटनास्थल पे था। फिर राहुल वहाँ से, अब जब फायर हो गया तो इनको पता चला कि हम पकड़े ना जाए, तो ये आनर फानर वहाँ से निकले, तो वो राहुल जब वो सीढ़ियों से निकला तो सारा खून वहीं था। अच्छा, ये जो घटनास्थल जिस दिन आए उस दिन ये जो नेहा है वो खुद की स्कूटी लेके आई थी, और ये मनोज और राहुल ये कोई चोरी की बाइक लेके और आए थे, तो वहां से ये भागे। फिर अब ये जो बॉयफ्रेंड है राहुल, उसको हॉस्पिटल जाना था, लेकिन नेहा ने उसको 2 दिन तक तो रोक के रखा कि भाई पुलिस है, कहीं पकड़ में ना आ जाए। लेकिन अब चूंकि 3 दिन बाद राहुल की स्थिति खराब हो रही थी, पाँव में उसके फायर हो रखा था, तो वो 3 दिन बाद उन्होंने सोचा कि हॉस्पिटल जाए। तो 21 जून को इनके नज़दीक में थाना पड़ता है, अन्नपूर्णा थाना। वहाँ ये राहुल का एक वो फर्जी मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि किसी अज्ञात हमलावरों ने हम पे फायर किया है, और इसकी वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। तो जब नेहा को पुलिस पकड़ती है तो नेहा के निशानदेही पे जो राहुल है उसको हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये जो मनोज हथौड़ है उसका भी एड्रेस है, नेहा दे देती है, तो उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस केस में पुलिस है वो जो ज्वेलरी इन्होंने चुराई थी, जो कैश, जो मोबाइल, जो कैमरा, वो सब चुराया था, वो सब के सब बरामद कर लेती है। इस केस में सबसे बड़ा सबूत वो होता है जिसमें ये जो नेहा है वो बैंक के एटीएम से पैसा निकालती है। अब जैसा कि मैंने बताया, जो एटीएम है वो बेटी अश्लेषा का था, तो सबसे बड़ा सबूत यही था कि अश्लेषा का जो एटीएम था उसे वो पैसा निकाल रही थी। एटीएम के कार्ड के ऊपर बकायदा उसका नाम था अश्लेषा का। फिर जो कैश निकाला वो भी डिटेल थी। तो जो सारे सबूत हैं वो कोर्ट में पेश किए गए। अब ये मुकदमा चला, और साल 2013 में जो निचली अदालत है उसने इस केस को रेयर ऑफ रेयरेस्ट माना, और सजाए मौत की सजा है जो फैसला सुनाया, इन तीनों को फांसी दे दी जाए। तो इसके अगेंस्ट ये तीनों हाईकोर्ट चले गए, लेकिन साल 2014 में हाईकोर्ट ने भी इस केस को बरकरार रखा। अच्छा, पुलिस ने जो पड़ताल की वो इतनी मतलब बारीकी से की थी कि सबूतों के तौर पर इनके जो बाकायदा घटना के दिन जिन्होंने जो कपड़े उन्होंने जो पहने थे वो भी बरामद किए, उन कपड़ों के ऊपर जो खून लगा वो भी मिला। फिर जो रिवॉल्वर के 2 खोल मिले थे उसमें ये भी साबित हो गया कि जो राहुल के पाँव में जो गोली लगी हुई वो, और ये जो मेघा देशपांडे के सर पे गोली लगी, दोनों खोल एक ही रिवॉल्वर से शूट हो रखे थे। फिर जो घटना स्थल पे जो राहुल के जो खून के सैंपल मिले, जो इन मृतकों के सैंपल मिले, वो इन लोगों अलग अलग थे, तो सबूत पूरे थे। लेकिन ये जो अपराधी थे ये हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट अपने इस फैसले में ये तो मानता है कि हाँ, ये तीनों अपराधी हैं और इन्होंने ये तीनों अपराध किए हैं, बाकायदा सबूत भी हैं, सबूत मान्य भी होते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इनको फांसी की सजा देना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना देता है, कम से कम 25 साल। अब 25 साल की उम्र कैद की सजा है तो ये साल 2036-37 तक ये जेल में ही रहेंगे। तो ये जो अपराध की कहानी है, हमारे कहानी कहने का प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है, कुछ और बेहतर कहानी कहने का थोड़ा हौसला होता है। आप यहाँ तक देख लिए हो तो कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूले, फेसबुक पे हो तो फॉलो करना ना भूले। अब देखिए, जो अपराध की कहानी हमारे द्वारा सुनाई जाती है, इसके पीछे हमारा मकसद केवल इतना ही है कि आप जागरूक रहे, सचेत रहे। किसी को दुखी या अपमानित करना हमारा मकसद नहीं है। समाज में किस प्रकार के अपराध होते हैं, अपराध के टाइप ऑफ क्राइम्स हमेशा चेंज होते रहते हैं, तो आप कहानी के थ्रू अवेयर रहे ताकि भविष्य में कभी आपके साथ इस प्रकार की घटना हो ना सके, आप सचेत रहे। बस इतना ही मकसद है हमारा। तो इस कहानी से कोई दुखी या अपमानित ना हो, क्योंकि हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब इस कहानी को आपने यहाँ तक देख सुन ही लिया है तो आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इस तरह की नई कहानी में। शुक्रिया।